हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी आपके कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का सभी में पूछी जाती है। और ये हिंदी हम ऐसे नहीं है, इस हिंदी को शॉर्ट नोट्स हैं। ये लगभग हम आपको 10 से 12 दिन में पूरा हिंदी करा देंगे। और ये ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं कि आप इसको पढ़ के जाएंगे। ये थ्योरी है, जैसे आप पढ़ के जाएंगे तो इससे आपके बता रहे हैं कि आपके लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें थ्योरी है, इसमें थ्योरी ऐसे नहीं है सिर्फ पॉइंट वाइज है, और इसमें वही थ्योरी ली गई है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। तो सबसे पहले देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर कोई इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी या तो क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि हम भाषा का सामान्य परिचय लेते हैं कि आपका हिंदी है, इसका सामान्य परिचय होना पहले ज़रूरी है। तो हिंदी पढ़ने से पहले भाषा क्या है, भाषा जानना जरूरी है, जिसका भाषा का शाब्दिक अर्थ है भाष धातु से बना हुआ है। ये भाष धातु संस्कृत से लिया गया है। कोई भी धातु होती हैं वो संस्कृत की होती हैं, तो ये भाष धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अगर हम किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं तो हमारी भाषा है। जैसे पक्षी हैं, वो अपने पक्षियों में जब कोई भी विचार रखते हैं तो उनकी भाषा है। जानवर हैं, वो अपने जानवरों से कैसे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, वो उनकी भाषा है। सभी की एक भाषा होती है और भाषा के आदान प्रदान से ही हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। जैसे कि भाषा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, बहुत से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भाषा की क्या विशेषताएं हैं। जैसे तो कुछ हम पॉइंट दे रहे हैं, जैसे कि अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अर्जित करते हैं, भाषा हमको जन्मजात नहीं पता होती है। जैसे कि आप बेसिक हिंदी क्षेत्र में जन्मे हैं, लेकिन अगर आप तमिल क्षेत्र में या मराठी क्षेत्र में या फिर आप पंजाबी क्षेत्र में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको अर्जित करेंगे, तभी आपको पंजाबी आएगी। अगर आप हिंदी क्षेत्र में पैदा हुए थे लेकिन आप पंजाबी में अर्जित किए तो आपको उसको आपने अर्जित किया, वो आपकी जन्मजात नहीं थी। आपने इंग्लिश को अर्जित कर, कोई भी भाषा है उसको हम अर्जित करते हैं, वो हमारी जन्मजाति नहीं होती है। इसके बाद सामाजिक प्रक्रिया है। जब हम किसी समाज में रहते हैं, जैसे कि हम हिंदी में पैदा हुए, उसके बाद वहाँ पे हम 5 साल रहे तो हमको हिंदी आ गई। इसके बाद 5 साल अगर हम रहेंगे तमिल क्षेत्र में या पंजाबी क्षेत्र में तो वहाँ पे हमको ये तमिल भी भाषा जो आपको समाज से हमको तमिल भी सीखनी पड़ जाएगी और वहाँ से हम सीख लेंगे। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। यानी कि भाषा का अंतिम स्वरूप कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा कि हिंदी का उद्भव है वो संस्कृत से हुआ। संस्कृत से आपको जो प्राकृतिक हुआ, प्राकृतिक से पाली हुआ, पाली से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी और मानी गई है। अब हिंदी है, हिंदी का भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि इसमें इंग्लिश के शब्द आ गए हैं, उर्दू के शब्द आ गए हैं, तो इसको धीरे धीरे जब अधिक परिवर्तन हो जाएगा तो इसको भी दूसरा नाम दे दिया जा सकता है। तो इसलिए इसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है, ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद इसका मानक स्वरूप आवश्यक है। मानक स्वरूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ये ना बनाया है तो ये इसका मानक स्वरूप है। हम इस ना को ऐसे नहीं बना सकते। अगर ऐसे हमने बना दिया तो इसका मानक स्वरूप ये चेंज हो गया, इसका मतलब ये शब्द चेंज हो गया, ये वर्ड चेंज हो गया। इसको अब ना पढ़ के अब इसको माँ पढ़ने लगेंगे। जैसे हा है, हा इस प्रकार है और इसको हम ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि ये हा नहीं है, ये दा है। अगर इसका मानक स्वरूप यही रहेगा तो इसको हा पढ़ेंगे। अगर इसका मानक स्वरूप चेंज हो जाएगा तो इसका अर्थ और वर्ड भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद भाषा का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होता है। जैसे कि आपने भी जब बचपन में होंगे तो आपने मात्राएं पढ़ी होंगी। मात्राएं पढ़ने के बाद जो आपकी 12 ओला में उसको पढ़ा होगा, वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला के बाद आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी। उसके बाद छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना, फिर कठिन शब्दों को जोड़ना और फिर वाक्यों को बनाना सीखा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाषा है पहले सरल से जटिल की ओर अग्रसर होती है। इसके बाद भाषा का विकास का क्रम। भाषा का विकास का क्रम क्या होता है, जैसे भाषा कैसे सीखते हैं। कोई भी अगर छोटा बच्चा है तो उसको डायरेक्ट हम लिखना नहीं सिखा सकते हैं। पहले उसको हम कुछ चीज़ बोलना सिखाते हैं, सुनना सिखाते हैं। जैसे कि हमने उसको बोला माँ बोलो, तो वो सुनेगा, पहले तुरंत रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद उसको बोलना सिखाएंगे कि माँ बोलो, तो वो बोलेगा माँ। उसके बाद उसको हम लिखना सिखाएंगे कि हाँ इसको पढ़ो,
जैसे कि हमने लिख दिया। अब इसको पूछेंगे इसमें क्या लिखा है तो वो पढ़ेगा माँ। इसके बाद इसको हम बोलेंगे कि ऐसा ही यहाँ पे लिखो, तो उसी को वो कॉपी करके लिख देगा। तो इस प्रकार जो भाषा का विकास का क्रम है, पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, उसके बाद पढ़ना जाता है, उसके बाद लिखा जा सकता है, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं शुभोपल्ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम है। ये आपके जो पीईटी है इसमें भी पूछा सकता है। उत्तर प्रदेश जो पीईटी है, पेट का एग्ज़ाम है, और इसके बाद टेट का एग्ज़ाम है, उसमें तो ये क्वेश्चन है 99% पूछा जाएगा। इसके बाद भाषा के प्रकार भी बहुत से एग्जाम में पूछे गए। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, जो मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में जब हम कोई चीज़ बोल के अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मौखिक भाषा है। जैसे हम कोई भी सामने खड़ा व्यक्ति है उससे बात करते हैं तो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, अगर कोई दूर व्यक्ति बैठा है, पहले जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, तो वहाँ पर लेटर भेजते थे, जिससे कि लिख के कोई भी चीज़ भेजी जाती थी, जिससे कि सामने वाला समझ सके। अगर वो समझता है, लिख के समझता है या बोल के समझता है, तो उसी को भाषा बोलते हैं। और सांकेतिक भाषा, अगर कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो ना ही बोल सकता है, लिख सकता है, अगर वो पढ़ा भी नहीं है तो लिख भी नहीं सकता है, तो उसको वो संकेत करके बताएगा कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है सांकेतिक भाषा का एक छोटा सा बच्चा। वो ना ही बोल सकता है, ना ही लिख सकता है, लेकिन वो इशारे से बता सकता है वो आगे क्या करने वाला है और क्या उसको चाहिए। इसके बाद हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है? हिंदी का विकास देख सकते हैं। ये हिंदी के विकास से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। हिंदी का जो विकास है वो आपका संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत के बाद संस्कृत 2 रूपों में व्यवस्थित हुई, जैसे कि एक आपकी वैदिक संस्कृत, एक आपकी लौकिक संस्कृत। अब आपको ये भी पूछा सकता है कि जो हमारी हिंदी है वो किस संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, किस संस्कृत से बनी हुई है। तो आपको बता दें वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए हैं, जैसे कि वेद हुआ, अरण्य हुए, उपनिषद हुए, ये सभी किस में लिखे गए हैं? ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है, इसमें जो हमारी है रामायण है और महाभारत है, ये हमारे लौकिक संस्कृत, लोक प्रचलन में आ गई, उसको लौकिक संस्कृत बोलते हैं। और जो वेदों में प्रचलन में है उसको हम वेद संस्कृत बोलते हैं, वैदिक संस्कृत बोलते हैं। जैसे कि अब जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत से हमारा परिवर्तन हो गया तो ये आ गई पाली भाषा। जो पाली भाषा का क्रम था वो गुप्त काल और बौद्ध काल था, इसमें पाली भाषा का प्रचलन रहा। इसके बाद पाली से परिवर्तित होकर क्या हो गया? ये प्राकृत हो गई। प्राकृतिक भाषा का जो कालखंड रहा है वो जैन जो भी थे, जैन काल में इसका प्रचलन रहा है प्राकृत का। फिर इसके बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ। प्राकृत में परिवर्तन होने के बाद शब्दों का रूप बिगड़ा, और शब्दों का रूप बिगड़ना ही हम अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश भाषा इसी से बन गई, जब इनका शब्दों का रूप बदल गया, रूप परिवर्तन हो गया, जिसको अपभ्रंश बोलते हैं, तो अपभ्रंश भाषा हमारी आ गई। अपभ्रंश भाषा से ये स्वर सैनी अपभ्रंश आई। अपभ्रंश भाषा से कौन सी आई? स्वर सैनी अपभ्रंश। और स्वर सैनी से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। हमारी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी से। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको जवाब देना है स्वर सैनी अपभ्रंश से। अगर हमको पूछे जाए कि हमारी हिंदी की जन्मदायिनी कौन है, तो आपको बोली जाएगी संस्कृत। इसमें क्वेश्चन पूछने का और ऑप्शन दोनों आंसर देने के अलग अलग प्रकार हैं कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको आंसर करना क्या है और ऑप्शन में क्या दिया है। इसके बाद जो भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का विकास कैसे कहाँ हुआ उसको देख लेते हैं। जो भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का विकास हुआ है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया हैं इसमें हिंदी का विकास अधिक हुआ है, और अन्य एरिया में हिंदी का विकास उतना नहीं हो पाया है। ये भौगोलिक दृष्टि से इसको विकास है। इसके बाद व्याकरण। अब जो ये तो आपका परिचय था, और परिचय से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी पॉइंट हमने उतने ही लिखे गए हैं जितने आपके इम्पोर्टेंट हैं और अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है बी प्लस आकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। कोई भी चीज़ अगर हम समझ पा रहे हैं
तो वो किस तरीके से समझ पा रहे हैं, व्याकरण की तरफ से। जैसे कि आपने ग्रामर इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, अगर हम ग्रामर का हमको यूज नहीं है, ग्रामर का हमें नहीं पता है, तो हम शुद्ध इंग्लिश या शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं और ना ही उसको शुद्ध पढ़ सकते हैं। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, शुद्ध उच्चारण सिखाता है, शुद्ध लेखन सिखाता है एवं प्रयोग, जो आपका शुद्ध प्रयोग है इसका ज्ञान प्रदान करता है कौन, व्याकरण। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो ना ही हम शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही शुद्ध हम बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण के भाग, व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं, बड़ विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले बड़ होते हैं, उसके बाद बड़ों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। अब बड़ विचार में बड़ों का शुद्ध लिखना, पढ़ना, उच्चारण का प्रयोग करना, ये हम बड़ विचार में पढ़ेंगे। तो अब इससे पहले बड़ क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं आपको पूछ ली जाती हैं। बड़ क्या होते हैं तो इनकी परिभाषा आपको आना जरूरी है, नहीं तो परिभाषा में आप छोटा छोटा सा अंतर रहता है, आप उसको नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि पहले ध्वनि, ध्वनि क्या होती है, इसमें आपको नोट्स बनाना है तो आप बिल्कुल सब कुछ लिखिए, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा। जैसे ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अगर हम मौखिक रूप से बोलते हैं का, आ, बा, तो ये क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक रूप से है, जिसको हम ध्वनि बोलते हैं। इसके बाद बड़ है, बड़ है वो भाषा की सबसे छोटी लिखाई है, लिखित इकाई है। यानी कि अगर हमने बोला था, अभी हमने का, और उसी को हमने इस यहाँ पे लिख दिया का, तो ये बड़ है, सबसे ये बड़ हो गया। अगर हमने सिर्फ बोला है का तो वो आपकी ध्वनि हो गई। आप इसमें अंतर आप समझ पा रहे होंगे कि आपको मौखिक इकाई क्या होती है और लिखित इकाई क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, बड़ क्या होती है। या फिर इस बड़ को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग होती है। जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको बड़ आंसर करना है, ध्वनि आंसर नहीं करना है। ध्वनि सिर्फ भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे तो आपको ध्वनि करना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछे केवल तो आपको बड़ करना है, या फिर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी आपको बड़ करना है। इसके बाद शब्द पूछे, शब्द का शाब्दिक, जो शब्द के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अभी बड़ क्या था, इसका बड़ का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे का बोल दिया, पा बोल दिया, इससे हम क्या अर्थ निकालेंगे, कुछ भी अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने 2 शब्द जोड़ दिए, जैसे काम, 2 हमने बड़ जोड़ दिए, लेकिन अब इसका अर्थ है काम। काम का अर्थ है कि हमको कोई काम करना है, कार्य करना है, तो अब ये मेरा हो गया शब्द। अब ये हमारा बड़ न रह के अब हो गया शब्द। तो इसको शब्द क्या अर्थ क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपको यहाँ पे शब्द लिखना है तो उसके आगे अर्थ और सबसे छोटी इकाई पर इस पर आपको टिक करना है, यहाँ भी अंडरलाइन करना है। इसके बाद वाक्य, वाक्य के लिए बता दें, जैसे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर वाक्य कहीं लिखा है तो वाक्य का मतलब होगा उसका भाव होना चाहिए और कुछ भावार्थ होना चाहिए। अगर कोई भी हमने 10 शब्द लिख दिए और उसका भाव या भावार्थ नहीं निकल रहा है तो हम उसको वाक्य नहीं कह सकते हैं। और जो भाषा की सबसे बड़ा अंग होता है वो वाक्य होता है। वाक्य 10 शब्द का हो सकता है, 5 शब्द का हो सकता है, 3 शब्द का हो सकता है और 10,000 शब्द का भी हो सकता है, क्योंकि ये वाक्य ये भाषा की सबसे बड़ा अंग है। इसको हम कितने भी शब्द लिख लें लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि हमने कुछ लिख दिया, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ऐसे हमने लिख दिया तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया। और अगर हमने ये लिख दिया राम काम से, तो 3 शब्द अभी हमने लिखे, पहले भी 3 शब्द लिखे थे, लेकिन ये जो राम काम से ये कोई आपका वाक्य नहीं है, क्योंकि इससे आपका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तक अर्थ नहीं निकलता है तब तक हम उसको वाक्य नहीं कह सकते हैं, तब तक वो सिर्फ एक शब्दों का समूह कह सकते हैं, लेकिन वाक्य नहीं हो सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जैसे पहले जो वाक्य था, व्याकरण का पहला जो शब्द था वो क्या था, वाक्य। अब वाक्य वर्ड। अब हम वर्डों को ही समझते हैं कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वर्ड किनको बोल सकते हैं। जैसे कि वर्ड होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि वर्ण क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन है वो आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। यानी कि व्यंजनों को है वो हम स्वरों की सहायता से बोल सकते हैं, अंतः स्वरों व्यंजनों को हम नहीं बोला सकते हैं। इसके बाद सभी वर्ण अक्षर होते हैं, पर सभी अक्षर को हम वर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे कि सभी वर्ण होते हैं वो अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। जैसे कि ये वर्ण है, ये क्या हो गया आपका वर्ण, लेकिन अगर सभी अक्षर जैसे कि हमने ये आम, काम, राम ये हमने लिखा तो ये अक्षर हैं न कि वर्ण, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ध्वनि में एक ही लय में आ रहे हैं। जैसे का, खा, जैसे इसमें भी अलग अलग ध्वनियाँ आ रही हैं, लेकिन ये क्या है एक ही ध्वनि में आ रहे हैं, तो ये आपके अक्षर हैं न कि वर्ण। तो इस प्रकार आपको इसको हम अक्षर जो हैं अक्षर होते हैं, ये वर्ण हैं इनको हम अक्षर बोल सकते हैं, लेकिन सभी वर्ण हैं उनको जो थोड़ा इसको साफ करते हैं पहले। जैसे कि सभी अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण बोल सकते हैं, लेकिन सभी वर्णों को हम अक्षर नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे स्वर कितने होते हैं। हर एक जो कोई भी एग्जाम है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है स्वरों की संख्या बताइए, तो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। आपको हमेशा जो आंसर देना है वो 11 देना है। ये हिंदी में होते हैं, लेकिन आपको अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 13 स्वर होते हैं। अब स्वरों को जान लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए और अय, इसके बाद ओ और औ, और अंग और आहा। ये जो है ये आपके देख सकते हैं 11 ये आपके स्वर हो गए। लेकिन आपको अंग और आहा इसको हम स्वरों में नहीं जोड़ते हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं, जिसका होता है अन्य योग प्रवाह, जिसको अन्न के साथ नहीं बोल सकते हैं, जिसको हम अन्न के साथ बोलते हैं उसको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वे वर्ड होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर नहीं बोले जाते हैं, इनको हम केवल स्वरों के साथ जोड़कर बोले जा सकते हैं। संस्कृत में भाई आपके 11 स्वर होते हैं। इसके बाद 2 स्वर ये आपके संस्कृत के और जुड़ जाते हैं, जिसके आपके संस्कृत में टोटल स्वर हो जाते हैं 13। तो आपको कभी भी हिंदी में क्वेश्चन आता है तो आपको 11 स्वर आंसर करना है, 13 आंसर नहीं करना है। आपको अंतर पता चल गया होगा कि संस्कृत में कौन से 2 स्वर एक्स्ट्रा होते हैं, जिसकी वजह से हम संस्कृत में 13 स्वर मानते हैं। अब इसके बाद स्वरों के प्रकार हैं। स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि मात्रा के या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जैसे कि मात्राएं क्या होती हैं उसमें उच्चारण समय कितना लगता है, उसके आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। लेकिन हिंदी में आपके 2 विभाजित हैं, संस्कृत में आपको पूछे जाए तो 3 विभाजित हों। उसमें हम हिंदी और संस्कृत में आपको दोनों में अंतर भी दिखाते चलेंगे कि क्या अंतर होता है। जैसे कि हिंदी में आप बात करेंगे तो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम आपको लघु स्वर पूछा जा सकता है, छोटा स्वर पूछा जा सकता है, एक मात्रिक स्वर पूछा जा सकता है, या मूल स्वर पूछा जा सकता है, जिसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ को गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि स्वर कह सकते हैं। इसके बाद ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं, आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और रिर। ये 4 जो वर्ड होते हैं जिसको ह्रस्व स्वर में लिखा जाता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार जो आपके 7 स्वर होते हैं ये आपके दीर्घ स्वर में या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक या स्वर संधि स्वर में गिने जाते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जैसे कि आपने जब कोई स्वर होता है जिसको 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है तो उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। यह भी पूछा जा सकता है ह्रस्व स्वर में कितना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और जब 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है तो उसको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि ओम, इसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगा। मैया, किसी को हम जैसे बुलाते हैं भैया, इस प्रकार आप बुलाते हैं जिसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लग जाता है तो उसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो बीच में 3 सा ये बना होता है,
इसी को उपलब्ध स्वर बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपने बाद में भी अगर किसी शब्द को खींच दिया तो वो भी आपका प्लुप्त स्वर में काउंट हो जाएगा। प्लुप्त स्वरों की संख्या होती है वो 8 होती है, जैसे कि आ प्लस दीर्घ स्वर, जिसके आगे आ लगाओ और उसके बाद कोई भी दीर्घ स्वर लगा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लुप्त स्वर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति जैसे कि हमारे जिस प्रकार बोलते हैं तो ओष्ठों की आकृति क्या होती है, उसके आधार पर हम अपने अब स्वरों का विभाजन करेंगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 होते हैं, जैसे कि वृत्ताकार, अवृत्ताकार। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ओष्ठों के आधार पर बताइए मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्राओं के आधार पर भी 2 होते हैं और ओष्ठ आकृति के भी आधार पर 2 होते हैं। जैसे कि ओष्ठ वृत्ताकार, वृत्ताकार जब आप ऊ बोल कर देखिए, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो आपको क्या आएगा, ये हमारा ओठ है वो गोल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वृत्ताकार बोलते हैं। अवृत्ताकार का मतलब होता है आ छोटा बड़ा, छोटा ई बड़ी, ऋ ए ऐ। अब इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं। सिर्फ आप ऊ याद करिएगा और ऊ जिस शब्द में आता है, जिस वर्ण में आता है उसको आप मानिए। जैसे छोटा ऊ, और जब छोटा ऊ को हम और प्लस जब संधि करेंगे छोटा ऊ को छोटा ऊ के साथ तो हमारा बड़ा ऊ मिल जाएगा। इसके बाद आ को ऊ के साथ संधि करेंगे तो ओ मिल जाएगा, फिर आ को ऊ के साथ करेंगे तो औ मिल जाएगा। इस प्रकार जब संधि करेंगे तो ऊ आना जरूरी है। ऊ अगर आता है तो हमारा वृत्ताकार स्वर हो जाएगा और बचे हुए सभी अवृत्ताकार स्वर में हो जाएंगे। इसके बाद एक स्वर और बताते हैं, आगत स्वर या विदेशी स्वर या चंद्र बिंदु स्वर, जिसको हम आगत स्वर बोल सकते हैं या विदेशी स्वर, जो हमारे हिंदी से प्रचलन नहीं है, ये विदेश से लिया गया है, यानी कि अन्य भाषाओं से लिया गया है, जिसको बोलते हैं अंग, जिसको डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर में आप ये लगा देते हैं, ये आपका विदेशी स्वर है, ये हमारी हिंदी भाषा का स्वर नहीं है। इसको भी याद रखना है। जैसे कि और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका आगत स्वर कौन से होते हैं या विदेशी स्वर कौन से होते हैं और कितने होते हैं। इसके बाद जिब्या, जीभ के आधार पर, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज है हम चला रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 10 दिन में 10 दिन भी नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको जितने भी आप सोच सकते हैं इतने हमने क्वेश्चन कराए हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, और बिल्कुल आपको एज इट इज है, ऐसा भी नहीं पॉइंट वाइज दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि आप जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ देखो हमारी कोई भी चीज़ अगर हम इस प्रकार लंबा होता है, मान लो ये जीभ है, तो इसमें एक भाग ये होता है, एक मिडिल का भाग होता है, एक लास्ट का भाग होता है, 3 भाग होते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जीभ है, इसमें अग्रस्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। तो मध्य का सबसे पहले आपको याद करना है, जो छोटा आ होता है वो पहले मध्य में आता है, छोटा आ मध्य में आ गया। उसके बाद आ के साथ जैसे आ बना है, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ औ, ये सब हो गए, ये आपके पश्च में चले जाएंगे। और बचे हुए जितने रहते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, आए और ऋ, ये सभी अग्रस्वर में आ जाएंगे। एक बार फिर याद करो, जितने भी आपको सबसे पहले कौन सा याद करना है, आपको सबसे पहले याद करना है जो आपका छोटा आ, छोटा आ से स्टार्ट होता है, तो छोटा ही आ को हम पहले याद कर लेंगे, जो आपका मध्य स्वर हो गया। इसके बाद मध्य स्वर हो गया, तो इसके बाद हम लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जितने भी आ जैसे इस प्रकार बने होंगे, जैसे कि बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो इसको हम पश्च स्वर में दे देंगे और बचे हुए जितने भी रहेंगे उसको अग्र स्वर में रखेंगे। ट्रिक, जैसे 3 से बनने वाले सभी स्वर पश्च स्वर में आएंगे। आ छोड़ देना, आ को हमने पहले ही रख दिया, इसके बाद 3 जैसे जितने भी शब्द बने हैं वो आपको पश्च स्वर में आएंगे। तो आपको ये याद हो गया, आशा करता हूँ, और याद होना भी चाहिए। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, और आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है तालु की स्थिति के आधार पर। जैसे कि तालु होती है, जो हमारे जिब्या होती है, जिब्या के ऊपर जो तालु होती है, जिसमें हमारा ये जीभ है ऐसे छूती है, तो उसी को हम तालु बोलते हैं। तालु के आधार पर, जैसे कि ये हमारी जीभ है, ये और तालु है, जब ये तालु है, जब आगे वाली जीभ है तालु को छूती है तो क्या होता है, जब तालु है को पीछे का भाग छूता है, आगे का भाग दोनों का खुला होता है, और पीछे का भाग जब जीभ तालु को छूती तो क्या होता है, और जब मध्य में जब हमारी जीभ छूती है तालु को तो क्या होता है। इन बिंदुओं पर बात करेंगे, तो इसी के आधार पर हमारे जो शब्द बन जाते हैं वो 4 तरीके से वर्ण बन जाते हैं। जैसे कि
समृद्ध स्वर, जब हमारी जीभ है तालु को आगे की तरफ छूती है तो समृद्ध कहते हैं। जब हमारी तालु है जो पीछे की तरफ छूती है तो इसको विव्रत बोलते हैं। और जब हमारी जीभ है वो तालु को बीच में छूती है तो अर्धविव्रत या अर्धसमृद्ध बोलते हैं। दो यहाँ पे बनेंगे, अर्धविव्रत और अर्धसमृद्ध। अब इनको अर्धविव्रत और अर्धसमृद्ध इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये आप कर ले जाएंगे। ये हमें पता है कि आपके समृद्ध और विव्रत, इसको दोनों को अपोजिट मान सकते हैं कि समृद्ध में आगे की तरफ छूती है जीभ और विव्रत में आपके पीछे की तरफ छूती है। लेकिन मेन कन्फ्यूजन आएगा आपका अर्धविव्रत और अर्धसमृद्ध में। तो आपको पहले बात करेंगे समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर होते हैं जैसे कि आपको आगे की तरफ छूना है, जैसे आप ई बोलिए, ई, ऊ, रिर, ये आप बोलेंगे तो आप समृद्ध स्वर में आ जाएंगे। इसके बाद विव्रत स्वर में एक ही शब्द वो अक्षर आता है जिसको बोलते हैं आ। जब आप आ बोलेंगे तो आप देखना कि आपका आगे की तरफ मुंह खुल जाएगा, लेकिन पीछे है जो जीभ है वो कहीं ना कहीं तालु की तरफ जाने का, तालु की तरफ लगने की कोशिश करेगी, जिसको हम विव्रत स्वर बोलते हैं। और अर्धसमृद्ध में, जो समृद्ध में आपका जो जीभ है आगे की तरफ छूने का प्रयास करेगी, पीछे की तरफ आपका मुंह है वो खुलने का प्रयास करेगा। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। ये अर्धसमृद्ध। अब इसी के साथ जो आप एक समझिएगा कि जो अर्धसमृद्ध हैं, अर्धसमृद्ध में ए और ओ होते हैं। और अर्धविव्रत में ए, आ छोटा, उसके बाद दोनों जो बड़े होते हैं ए और औ, वो दोनों अर्धविव्रत में आते हैं। और अर्धसमृद्ध में ए और औ आते हैं। अंतर आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आएगा तो फिर एक बार समझाते हैं। जैसे कि विव्रत पहले आप याद करो, विव्रत में आपका एक ही शब्द है वो बड़ा आ है। इसके बाद आपको समृद्ध याद करना है। समृद्ध में ई, ऊ और रिर, ठीक है। इसके बाद अर्धसमृद्ध। अब समृद्ध में जिसके बाद ए और ए, ओ और औ बचा, जिसके बाद ए को और ए और औ जो छोटे होते हैं उसको अर्धसमृद्ध में रखना है, और बड़े होते हैं उनको अर्धविव्रत में रखना है। और इसके साथ जो अर्धविव्रत है उसके साथ आपको पता है कि अगर अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा मुंह खुला हुआ। अगर आधा मुंह खुलेगा तो हमारा छोटा आ बन जाएगा। जब पूरा मुंह खुल जाए विव्रत का, पूरा मुंह खुलना, तो हमारा बड़ा आ बन जाता है। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। और याद ऐसे ही कर सकते हैं बाद बाकी आप क्वेश्चन, जैसे आप लिखा भी है, बड़ा आ का मतलब होता है छोटा आ आधा होना चाहिए, और बड़ा भी जो दो आधे आधे बन के बड़ा आ बन जाता है, दो आ बन के। तो अर्थात आधा मुंह खुलेगा छोटे आ में तो अर्धविव्रत हो गया, और जब पूरा खुल जाएगा तो विव्रत हो गया। इसके बाद अनुनासिकता के आधार पर, जैसे अनुनासिकता के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अंग, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये अनुनासिकता के आधार पर बोलते हैं। जैसे कि ये जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। ये कभी भी आपको तत्सम और तद्भव अगर छांटने के लिए भी आ जाए, जहाँ पे आपका आहा होगा वहाँ पे ये हमेशा आपका तद्भव शब्द होगा, आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। और जो अंग होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे कोई भी अगर शब्द लिखा है जिस पे अंग की बिंदी लगा है तो आप वहाँ पे ये इसको पंचमाक्षर भी बोल सकते हैं। अगर ये लगा है तो आप ये मानिए कि आपका ये तत्सम होगा। और अगर हा की बिंदु लगी है, चंद्र बिंदु लगा है जिसको हम, तो आप मानिएगा ये आपका तद्भव है। ये आपको, इसके बाद अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जैसे कोई भी चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये अनुनासिक होगा। आ पे लगा दिया, बड़ा आ पे लगा दिया, ई पे लगा दिया, ई पे, इस प्रकार इन पे लगा दिए तो ये कौन से अनुनासिक स्वर हो गए। ये अनुनासिकता के आधार पे हो गए कि अनुस्वार कौन से होते हैं और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। अनुस्वार आपको ये बिंदु होता है जिसको अंग की बिंदु बोलते हैं, अनुस्वार जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। फिर इसके बाद जाति के आधार पे आइएगा। जाति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, सजाति और विजाति। सजाति में जिसमें एक ही जात के शब्द रहेंगे, जैसे कि छोटा आ बड़ा आ, छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सजाति हैं जो एक ही जात के हैं, जो स्वयं, जिसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि आपको दीर्घ स्वर संधि होती है वो सजाति में होती है, और जो विजाति होती है, अन्य जो स्वर संधियाँ होती हैं वो सभी विजातियों में होती हैं। जैसे कि छोटा आ बड़ा ई, जो अन्य हैं छोटा ऊ, आ ऊ, ई आ, ऊ ई और ऊ मिलके, फिर आगे बाद आ और ए मिलके, आ और ओ मिलके, इस प्रकार अन्य जो शब्द बनेंगे वो सभी विजाति में होंगे। अगर दीर्घ स्वर संधि होती है
तो हमेशा सजातीय स्वर में होती है, और जो विजातीय स्वर में होती है वो आपके डिफरेंट जो वर्ड होते हैं उनमें होती है। तो इस प्रकार आपको व्यंजन स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, लगभग आपको इतना है वो लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तो बिल्कुल आपको हम एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिसको आपको हम थोड़ा दिखा भी देते हैं, जिसके आधार पे आप बिल्कुल ही ये समझ पाएंगे कि अगर आपने पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अंत में आके बिल्कुल अगर उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पूरे चैप्टर का सारांश है, उसको भी आपको लास्ट में दिखाएंगे कि आपका सारांश क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको जो पढ़ाया है हमने वो समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि ये वीडियो है अन्य दोस्तों के पास पहुंच सके। इसी के साथ इसमें यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।